हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ये मैं ट्यूशन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो सभी जितने भी जो कंपटीशन है उन सभी में काम आने वाले जनरल साइंस। तो आज हम जनरल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियो में जैसे कि हम पशु परिचय के लिए कुछ वीडियो डाल चुके हैं अभी तक, एग्रीकल्चर की, मैथ्स की, जो मैथ्स की तो सभी जितने भी कंपटीशन है सभी में काम आएंगी। और जो एग्रीकल्चर की डाली है वो आपको जैसे कि पशु परिचय और क्या बोलते हैं उसके बाद सुपरवाइजर और डबल ओ आदि जितनी भी एग्रीकल्चर संबंधित वैकेंसी जो उन सभी में काम आएंगे। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आज जनरल साइंस के बारे में। और जनरल साइंस में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पोषण के बारे में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा आप लोगों ने। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी जो दोस्त हैं उनको भी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि हम और आपको आगे भी चल कर के अच्छी वीडियो डालने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, पोषण के बारे में। पोषण जिसको इंग्लिश में न्यूट्रिशन बोल देते हैं, हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूट्रिशन, है ना। तो चलो इसका इंग्लिश वर्ड भी लिख देते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, है ना। अच्छा, इंग्लिश वर्ड हो गया न्यूट्रिशन और हिंदी में कहते हैं पोषण। देखो हमारे मन में यही चलता है कि न्यूट्रिशन यानी पोषण होता क्या है। तो चलो आप पोषण के बारे में बात करने वाले हैं। देखो बेटे, क्या होता है कि आप भी जानते हो कि पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या हम जिनको कह देते हैं जितने भी जो सजीव है, उन सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। और वो ऊर्जा उनको कहां से मिलती है? भोज्य पदार्थों से मिलती है। तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि देखो, अगर किसी भी सजीव को अपनी बॉडी को, अपने यानी शरीर को, बॉडी यानी शरीर को जीवित रखना है, अपने अगर शरीर को जीवित रखना है, तो शरीर को जीवित रखने के लिए हमें हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका जिसको कहते हैं उसको जीवित रखना होगा। अगर कोशिका को आप जीवित रख पाओगे तो समझ लो कि आप अपने शरीर को जीवित रख पाओगे। क्यों? क्योंकि जो कोशिका जो होती है ना, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। और कोशिकाओं से मिलकर के ऊतकों का निर्माण होता है। और जो ऊतक होते हैं, ऊतकों से अंगों का निर्माण होता है, और अंगों से अंग तंत्रों का निर्माण होता है, और अंग तंत्रों से अपने शरीर का निर्माण होता है। समझ आया बच्चों? तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि सर, शरीर को जीवित रखने के लिए हमें किसको जीवित रखना होगा? कोशिका को जीवित रखना होगा। और इसी कोशिका को जीवित रखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? ऊर्जा की। और ऊर्जा हमें कहां से प्राप्त होती है? भोज्य पदार्थों से। जितने भी जो भोज्य पदार्थों के बारे में हम बात करने वाले, जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, उन भोज्य पदार्थों से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। और ऊर्जा से हम किसको जीवित रखते हैं? कोशिका से। तो मीन्स कहने का यह है इसमें बच्चों, पोषण के अंदर हम इसी चीज को समझा रहे हैं आपको कि देखो, भोजन का अंतःग्रहण करना, भोजन का अंतःग्रहण करना और उसका पाचन करना, और पाचन करने के बाद उसका अवशोषण करना, अवशोषण के बाद उसका स्वांगीकरण, और स्वांगीकरण के बाद जो बचा हुआ अपच पदार्थ होता है, अपच जो भोज्य पदार्थ बचेगा अपना, उसको शरीर से बाहर निष्कासित करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। समझ आया होगा? तो वापस से देखो बेटो कि सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं इसमें कि भोजन का अंतःग्रहण करना, भोजन का अंतःग्रहण। अब आप कहोगे सर ये अंतःग्रहण क्या होता है? तो चलो पहले मैं इस अंतःग्रहण के बारे में आपको बता देता हूं। देखो क्या होता है कि भोजन को बॉडी के अंदर ग्रहण करना, भोजन को, जो भोजन होता है उस भोजन को मुख के अंदर, मुख के
अंदर ग्रहण करना, भोजन को मुख के अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है? भोजन का अंत ग्रहण कहलाता है। नेक्स्ट, अब अंत ग्रहण किए हुए भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, भोजन का बेटे पाचन करना, भोजन का पाचन करना। ठीक है, भोजन का पाचन का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो भोजन जो होता है, हम कहते हैं कि सर जटिल खाद्य पदार्थ होगा, जटिल खाद्य जो होगा, उस जटिल खाद्य को कुछ एंजाइम्स, हमारी बॉडी में पाए जाने वाले कुछ एंजाइम और कुछ क्या होते हैं बेटे? पाचक रस। कुछ क्या होते हैं? पाचक रस। कुछ एंजाइम और कुछ पाचक रस क्या करते हैं? इसको सरल खाद्य में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं बच्चों? सरल खाद्य में बदल देते हैं। और जटिल खाद्य का एंजाइम और पाचक रसों की सहायता से सरल खाद्य पदार्थ में बदलना ही क्या कहलाता है बच्चों? पाचन कहलाता है। दैट्स क्लियर। अच्छा, भोजन का पाचन हुआ, पाचन के बाद अवशोषण, पाचन के बाद अवशोषण होना, पाचन के बाद क्या होगा? अवशोषण। क्योंकि जो जटिल खाद्य पदार्थ होगा उसको एंजाइम और पाचक रसों की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में बदला जाएगा, और सरल खाद्य पदार्थ का क्या होगा बच्चों? अवशोषण होगा। और अवशोषण के बाद क्या होता है? इसका स्वांगीकरण होता है। क्या होता है बच्चों? स्वांगीकरण होता है। और स्वांगीकरण के बाद क्या होता है? जो अपच पदार्थ होता है, अपचित बोल सकते हो आप जिसको, कि सर अपचित पदार्थ जो होगा जिसका पाचन नहीं हो पाता है, अपचित पदार्थ का क्या होता है बच्चों? निष्कासन। अपचित पदार्थ का क्या होता है बच्चों? निष्कासन। और निष्कासन यानी बॉडी से बाहर निकाल देना। और ये कंप्लीट जो प्रोसेस जो होगी, जो हम पढ़ रहे हैं, ये क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो इसका मीन्स सिंपल निकाल लो बच्चों कि सजीवों द्वारा शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जो भोज्य पदार्थ ग्रहण किया जाता है उसे हम क्या कह देते हैं बच्चों? पोषण कह देते हैं। समझ आया सभी को? तो मैंने आपको विस्तार से समझाया है। आप इसकी परिभाषा बोलोगे कि सर भोजन का अंतःग्रहण, भोजन का पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और अपचित पदार्थ का निष्कासन ही क्या कहलाता है? पोषण यानी न्यूट्रिशन कहलाता है। या तो यूं बोल सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि सर जो सजीवों द्वारा अपने शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जो खाद्य पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? पोषण कहलाते हैं। समझ आया सभी को? अच्छा, अब हम इसमें बात करेंगे कि पोषण कौन कौन से पोषण है। तो हम पोषणों के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि पोषण के आधार पर सजीवों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो पोषण के आधार पर हम सजीवों को मुख्य रूप से हम जो बात करते हैं यहाँ पर वो बात करने वाले हैं। अब एक एक को जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे स्वयंपोषी, जो अपना भोजन यानी खुद बनाते हैं, स्वयंपोषी। पहला जो टाइप्स पढ़ने वाले इसमें वो आ जाएगा इसमें बच्चों स्वयंपोषी। तो देखो स्वयंपोषी क्या होता है, देखो उसके नाम से पता लग रहा है। हम इसमें पहले टाइप्स की बात करें स्वयंपोषी, है ना, तो जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या बोल देते हैं? ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स यानी स्वयंपोषी होते क्या है? स्वयंपोषी का मतलब है कि हम छोटी छोटी कक्षाओं में भी पढ़ के आए हैं देखो इसको कि जो ऐसे सजीव जो अपना भोजन जो है स्वयं बना लेते हैं, खुद बना लेते हैं, कि सर ऐसे सजीव होते हैं जो अपना भोजन खुद स्वयं बना लेते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? स्वयंपोषी बोल देते हैं। और एग्जाम्पल इसमें किसके बारे में बात करेंगे? हम इसमें एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे कि हरे पेड़ पौधे, जितने भी जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये अपना भोजन जो है ना ये स्वयं बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं बच्चों? स्वयं बना लेते हैं, खुद बना लेते हैं। इसलिए हम इनको किस श्रेणी में रखते हैं? स्वयंपोषी वाली श्रेणी में रखते हैं। अच्छा देखो, अब हम बात करेंगे कि जो पेड़ पौधे जो होते हैं ना ये अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं। तो बच्चों ये जो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं ना ये अपना भोजन जो होता है ना क्या बोलते हैं? स्वयं बनाने की जो इनकी प्रोसेस जो होती है जिसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाश संश्लेषण। इसको इंग्लिश में बोल देते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोल देते हैं? फोटोसिंथेसिस। इंग्लिश में बोल देते हैं फोटोसिंथेसिस, हिंदी में बोल देते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब हम इसमें यह जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण आखिर होता क्या है। देखो
आप इस प्रकाश संश्लेषण को समझते हैं। देखो आप जानते हैं उसके नाम से पता लग रहा है सर, प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश का संश्लेषण करना। देखो प्रकाश का संश्लेषण कैसे होता है। जो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं ना, आपने देखा है कि हरे पेड़ पौधों में क्या पाई जाती है, पत्तियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पत्तियां, जिनको लीव्स बोल देते हैं ना, पत्तियां। तो ये जो पत्तियां जो होंगी ना, जो इनमें पाए जाने वाली जो पत्ते, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, लीव्स, इनको बोलते हैं लीव्स इंग्लिश में। ये पत्तियां क्या करती हैं कि पत्तियों पर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। और छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं ना, उन छोटे छोटे छिद्रों को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उन छोटे छोटे छिद्रों को हम बोल देते हैं रंध्र। और रंध्र पादपों में दो प्रकार के होते हैं। एक तो हम कह देते हैं सर खुले प्रकार के होते हैं, ये खुले भी होते हैं, और दूसरी बात करें तो ये बंद होते हैं, यानी खुले और बंद दो प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो पत्तियों में आप लोगों ने देखा होगा कि उनका जो पत्तियों का जो रंग होता है ना, वो कैसा होता है, हरा होता है। तो हरा किस वजह से होता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो उनमें क्या होता है, हरा रंग होना ना, उनके अंदर एक वर्णक पाया जाता है, और उस वर्णक का मैं आपको नाम बता रहा हूँ। उस वर्णक का नाम होता है हरित लवक। क्या नाम होता है, हरित लवक। इस हरित लवक के कारण इनका जो रंग होता है वो कैसा होता है, ग्रीन यानी हरे रंग का होता है ये। ठीक है, तो ये अब बात करेंगे कि जो पादप जो होते हैं ना, ये प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं। देखो ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए ये इनको कुछ घटकों की आवश्यकता होती है। और घटक कौन कौन से चाहिए होते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें एक CO2 चाहिए होता है, एक प्रकाश की उपस्थिति होना जरूरी है, प्रकाश की उपस्थिति। अगर प्रकाश नहीं होगा तो ये अपना भोजन कभी भी नहीं बना पाएंगे। तभी तो हम एक क्वेश्चन में यहाँ पर जाकर के थोड़े फंस से जाते हैं कि जो पादप जो होते हैं ना सर, वो श्वसन करते समय किस गैस का उपयोग करते हैं। तो बच्चों श्वसन करते समय तो वो ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं, लेकिन अगर उनको भोजन बनाना होता ना, तो भोजन बनाने के लिए वो किसका उपयोग करते हैं, CO2 को। और याद रखना, दिन के समय में जो पादप जो होते हैं ना, वो अपना भोजन बनाते हैं, रात्रि के समय में कभी भी अपना भोजन नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि रात्रि के समय में क्या उपस्थित नहीं होता है, प्रकाश उपस्थित नहीं होता है। और जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक पादप अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे कि इनको देखो किन किन घटकों की आवश्यकता होती है। जैसे सबसे पहले हमने बात की कि CO2 की आवश्यकता होती है। दूसरी बात कर लिया हमने कि इनको प्रकाश की उपस्थिति होना जरूरी है। तीसरी बात करेंगे कि इनको जल की भी आवश्यकता होती है। किनकी आवश्यकता होती है, जल की, जिसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। जल की भी आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, इसमें उनको हरित लवक की आवश्यकता होती है। और हरित लवक कहाँ पाया जाता है, उनकी पत्तियों में। जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया था कि जो पादप जो होते हैं उनकी पत्तियों में क्या पाया जाता है, हरित लवक। और जब वो अपना प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं तो उनको इन सभी घटकों की आवश्यकता होती है। और घटकों को आप अपने माइंड में डाल लेना कि कौन कौन से घटकों। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, तो आपको जवाब देना होगा सर CO2 गैस का उपयोग करते हैं वो। ठीक है, लेकिन श्वसन करते समय पादप कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, श्वसन करते समय जब पादप अपना क्या करेंगे, श्वसन करेंगे, रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं, श्वसन के दौरान वो केवल और केवल कौन सी गैस लेते हैं, O2 गैस लेते हैं। जबकि भोजन बनाते समय वो किस गैस का उपयोग करते हैं, CO2 गैस का उपयोग करते हैं। ये अपने माइंड में अच्छे से छाप लेना आप लोग, और अपने चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की। कई बार हमसे अभिक्रिया के बारे में हमें देखो ज्ञान होना चाहिए कि सर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या होती है। देखो ये कैसे, इनकी जो अभिक्रिया की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर ध्यान से बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको वो सभी चीजें अवेलेबल कराएंगे जो आप लोगों ने शायद पहले पढ़ा भी हो, लेकिन आपको नहीं भी आती है, तो आप यहाँ से अच्छे से सीख पाओगे। तो देखो अब हम यहाँ पर बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। तो देखो अभिक्रिया में हमने जैसा कि बात की है कि एक तो इनको क्या चाहिए होता है, CO2। तो CO2 के कितने अणु ले लेंगे हम, तो CO2 के ले लेंगे 6 अणु CO2 के ले लेंगे। कि सर 6 अणु तो किसके ले लिए, CO2 को, जिसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी बात, यहाँ पर हम जल के अणु लेते हैं। जल के कितने लेते हैं, 12H2O, यानी 12 अणु किसके ले लेते हैं, जल के। 12 अणु ले लिए हमने जल के, और 6 अणु ले लिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड के। अच्छा, दूसरी बात करेंगे, ऊपर दिखाओगे आप ये एरो के जो निशान है, इसके ऊपर दिखाओगे प्रकाश की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति, प्रकाश की उपस्थिति। दूसरी बात नीचे लिखोगे हरित लवक की सहायता से।
किसकी सहायता से? हरित लवक की सहायता से। याद रखना, अगर पत्तियों में हरित लवक नहीं होगा तो वो अपना भोजन कैसे बनाएंगे, क्योंकि बगैर हरित लवक के वो अपना भोजन नहीं बनाएंगे। ये उनकी हेल्प करते हैं हरित लवक की सहायता से, और वो अपना भोजन बनाते हैं। भोजन के रूप में क्या बनाते हैं? C6H12O6, जिसको क्या बोल देते हैं? ग्लूकोज। क्या बोल देते हैं उसका? ग्लूकोज। दैट्स क्लियर है बच्चों, समझ आया आप लोगों को? ये उसका ग्लूकोज होता है। और क्या बनता है यहाँ पर? और जो यहाँ पर बनेगा वो बनेगा यहाँ से जल बनेगा। और जल के अणु कितने बनेंगे? 6 अणु यहाँ पर जल के बन जाएंगे। और क्या बनेगा? और यहाँ से 6 अणु ही ऑक्सीजन गैस के बाहर निकल जाएंगे। और जो यहाँ से गैस निकलेगी उस गैस को हम फिर ऑक्सीजन के रूप मतलब श्वसन के रूप में हम उस ऑक्सीजन को उपयोग में लेते हैं। तो अब वापस से मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। 6 अणु लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के, और 12 अणु लेते हैं वो जल के। इन दोनों को यूज में लेकर के, कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों को यूज में लेकर के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की में। याद रख लेना, अगर पादपों को प्रकाश नहीं मिलेगा तो वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, और उनको भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की उपस्थिति होना कंपलसरी है। उसके बाद में हरित लवक की सहायता से, किसकी सहायता से बच्चों? हरित लवक की सहायता से वो क्या बनाते हैं? अपना भोजन, जिसको ग्लूकोज बोल देते हैं। और उसके बाद क्या बनेगा? वहां से जल भी निकलेगा। जल निकलेगा किस क्रिया के द्वारा? आप लोगों ने याद होगा, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, वाष्पोत्सर्जन के नाम सुना होगा आप लोगों ने। वाष्पोत्सर्जन के रूप में वहां से जो है जल निकलेगा, और क्या निकलेगा? और निकलेगी वहां से ऑक्सीजन गैस। और इस ऑक्सीजन गैस को हम लोग जो श्वसन के रूप में काम में लेते हैं। दैट्स क्लियर है बच्चों, समझ आया होगा आप लोगों को? अच्छा, समझ आया तो अपने चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करते रहो। नेक्स्ट हम इसमें आगे भी चलने वाले हैं। अच्छा, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये जो ग्लूकोज जो होता है ना, इस ग्लूकोज को जो पादप है ना वो किस रूप में संचित रखते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो पादप जो होते हैं ना, पादपों की खाद्य फैक्ट्री क्या कहलाती है? जो फूड फैक्ट्री होती है ना वो क्या होती है? पादप का कौन सा भाग है जो फूड फैक्ट्री का काम करता है? तो पादप का जो है ना, पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां का नाम आप, जैसे कि मैंने अभी बताया था पत्तियों के बारे में, जो उसकी पत्तियां होती है जिनको लीव्स बोलते हो आप लोग, ये जो होंगे ना पत्तियां, ये फूड फैक्ट्री का काम करती है। किसका काम करती है? ये फूड फैक्ट्री का। फूड फैक्ट्री जिसको हम कह देते हैं सर खाद्य फैक्ट्री नाम दे देते हैं हम लोग कि सर ये फूड फैक्ट्री का काम करती है। और दूसरी बात करें तो इनमें जो भोजन जो होता है ना पत्तियों में, वो किस रूप में संचित होता है? तो भोजन जो होगा ना वो मंड, यानी मंड जिसको कहते हैं स्टार्च, स्टार्च के रूप में संचित रहता है। किसके रूप में संचित रहता है? स्टार्च के रूप में संचित रहता है। याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पादपों की जो पत्तियों में जो भोजन है वो किस रूप में संचित होता है, तो आपको वहां पर ऑप्शन देकर चलेगा। तो आपको जो भी ऑप्शन देकर चलना है, बस आपको तो एक ध्यान रखना है कि सर ने हमें क्या बताया, मंड या स्टार्च नाम आ गया ना, तो समझ लो कि मंड या स्टार्च आ जाएगा। अब दूसरी बात आप कहोगे कि सर ये स्टार्च के रूप में संचित रहता है, हम कैसे माने कि स्टार्च के रूप में संचित रहता है? तो इसके लिए देखो आप एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हो कि आपको क्या करना है, एक पेड़ से एक पत्ती तोड़ लेनी है, और पत्ती को तोड़ करके उसको क्या करना है, जैसे कोई आपको एक कटोरी ले लेनी है, और कटोरी के अंदर थोड़ा जल भर लेना है। और जल भरने के बाद आप क्या करोगे, उसको उसके अंदर 2-3 बूंद जो है ना आयोडीन टिंचर, आयोडीन विलेन की डाल देनी है। और आयोडीन विलेन की बूंदें डालने के बाद उसका जो रंग है ना वो बदल जाएगा, और रंग बदल कर कैसे हो जाएगा? बैंगनी कलर का हो जाएगा। अगर बैंगनी कलर का हो गया तो समझ लो कि वो क्या है, उसके अंदर स्टार्च उपस्थित है। समझ आया बच्चों? क्लियर है? अच्छा, तो अब हम आगे चले। तो पहला तो हमने पढ़ लिया था स्वपोषी के बारे में। दूसरी बात करेंगे हम इसमें विषमपोषी। विषमपोषी कौन होते हैं? देखो अब हम बात करेंगे, हम हालांकि हम छोटी कक्षाओं में पढ़ के आए हैं विषमपोषी के बारे में, तो चलो हम वापस से एक बार बात करेंगे कि विषमपोषी क्या होता है। तो चलो बच्चों विषमपोषी को एक बार वापस से जान लेते हैं। एक हम विषमपोषी पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम यहाँ पर परपोषी भी परजीवी पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें विषमपोषी। देखो विषमपोषी क्या होते हैं? विषमपोषी का अर्थ होता है जिसको हम हेटेरोट्रॉप्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हेटेरो
ऑटोट्रोप्स कह देते हैं इसको, विषमपोषी को। तो हेटेरोट्रोप्स होते क्या हैं? हेटेरोट्रोप्स वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं ना बना करके, अपना जो भोजन है वो स्वयं ना बना करके, स्वयं नहीं बनाते, स्वयं ना बना करके और पादपों पर निर्भर रहते हैं, या आप कह देते हैं कि सर दूसरों पर, या कह देते हैं सर पादपों पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं बच्चों? पादपों पर निर्भर रहते हैं। उनको हम क्या बोल देते हैं? विषमपोषी बोल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम खुद उसका उदाहरण है, हम अपना उदाहरण दे सकते हैं, या हम गाय भैंस बकरी भेड़ जो है इनका उदाहरण दे सकते हैं। तो बच्चों हम सभी क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं। दैट्स क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, ये हो गया विषमपोषी। एक अगले हम बात करते हैं, इसमें अगला आ जाता है, इसमें आपने नाम सुना होगा परजीवी, पैरासाइट जिसको बोल देते हैं, पैरासाइट यानी परजीवी। तो बच्चों परजीवी क्या होते हैं? देखो परजीवी वो होते हैं जो परपोषियों के ऊपर, जो परपोषियों से अपना भोजन बनाते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? परजीवी कह देते हैं। देखो एक तो क्या हो गया, हमने जिसको स्वयंपोषी के बारे में पढ़ा है कि स्वयंपोषी तो कौन होते हैं? जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उनको तो हम स्वयंपोषी बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने हरे पेड़ पौधों की बात की। उसके बाद नेक्स्ट बात कर रहे थे हम विषमपोषी। विषमपोषी कौन होते हैं? विषमपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन खुद ना बनाकर दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम अपना उदाहरण ले रहे थे, गाय भैंस बकरी भेड़, इनका उदाहरण ले रहे थे। लेकिन अब हम बात करें परजीवी। परजीवी क्या होते हैं? जिनको पैरासाइट बोलते हैं। परजीवी वो होते हैं जो अपना भोजन खुद ना बना करके और परपोषियों के ऊपर डिपेंड करते हैं, परपोषियों से अपना भोजन बनाते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं? परजीवी कह देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम इसमें बात करें तो एग्जांपल के लिए हम इसमें कह सकते हैं कि जैसे सर में पाए जाने वाली जूं, जूं तो नाम सुना होगा आप लोगों ने। जूं जो होती है ना, वो इसी का उदाहरण है। देखो हम क्या है, हम विषमपोषी हो गए, हमने अपना भोजन पादपों से प्राप्त किया, और जुएं जो होती है वो हमसे अपना भोजन बनाती है, तो इसलिए हम अपने आप को क्या कहते हैं? हम तो अपने आप को तो विषमपोषी और जुओं को क्या बोलते हैं? परजीवी। दूसरा आपने नाम सुना होगा अमरबेल। अमरबेल जो होती है ये भी परजीवी का उदाहरण, जिसको कसकूटा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों? कसकूटा कह देते हैं। ये भी इसका ही परजीवी का उदाहरण है। दैट्स क्लियर है? अच्छा, तो नेक्स्ट हम आगे चलने वाले हैं और आगे हम बात करेंगे, इसमें आप लोगों ने नाम सुना होगा मृतजीवी का। मृतजीवी जानते हो बच्चों? मृतजीवी क्या होती है? मृतजीवी का अर्थ होता है मृतजीवी। मृतजीवी, देखो मृतजीवी क्या होते हैं? मृतजीवी वो होते हैं जो क्या करते हैं कि जो मृत यानी मरे हुए, मतलब ऐसे सजीव जो मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए खाद्य पदार्थ को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं? मृतजीवी कह देते हैं। कि सर ऐसे जीव जो अपना भोजन सड़े हुए, गले हुए, मृत यानी मरे हुए को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं? मृतजीवी कह देते हैं। अब इसके अंदर आप कहोगे सर एग्जाम्पल इसमें, जैसे इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं कवक, और कवक में जैसे हम बात करते हैं मशरूम। मशरूम का नाम सुना आप लोगों ने? मशरूम इसका उदाहरण है कि ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं ना, ये मृत, आपने देखा होगा कि जो मशरूम जो होती है ना वो अधिकांश क्या होती है, जैसे कोई मरे हुए शरीर, जैसे कोई जंतु मर जाता है तो उसके मरे हुए शरीर के ऊपर पाई जाती है, या फिर आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स जो होते हैं उनके विष्ठा, जिसको गोबर मलमूत्र बोल देते हैं, उसके ऊपर पाया जाता है, तो इसलिए क्या कहलाते हैं? मृतजीवी कहलाते हैं। दैट्स क्लियर है बच्चों? अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं कीटभक्षी। देखो कीटभक्षी क्या होते हैं? देखो नाम से पता लग रहा है कीट का भक्षण करना, यानी कीटों को मार करके खाना। कीटभक्षी मार करके खाना उनको। देखो ऐसे जीव जो क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं। पहले तो मतलब उनको मारते हैं और मारने के बाद उनको ग्रहण कर लेते हैं भोजन के रूप में, उनको क्या कह देते हैं? कीटभक्षी कह देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम इसमें बात करते हैं, एग्जाम्पल आपने घटपर्णी का नाम सुना होगा, कभी छोटी कक्षाओं में पढ़ के होंगे। घटपर्णी, घटपर्णी का मतलब है घट, घट यानी घड़ा, घट यानी घड़ा, घड़े के समान, पर्णी यानी पत्ती, पत्तियां जिनको बोल देते हैं। पत्तियां जो होती हैं कि इनकी जो पत्तियां जो होती है ना वो घड़े के समान होती हैं, जो घड़ा होता है घड़े के समान होती हैं, और उसमें क्या होते हैं अंदर कांटे सूल जैसी संरचना पाई जाती है, जिनमें पाचक रस भरे हुए होते हैं। जब कोई कीट इधर उधर से भ्रमण करके आता है और आकर के उसके ऊपर बैठता है, तो बैठने के बाद क्या होता है कि वो उसके अंदर चले जाते हैं और फिसल करके, क्योंकि वो चिकना होता है, अंदर फिसल करके चले जाते हैं और उसमें जाकर के वो फंस जाते हैं।
जैसे वो उसके अंदर जाकर फंसते हैं तो फंसने के बाद क्या होता है, उसके अंदर पाचक रस होते हैं और उनका पाचन कर लेते हैं। दैट्स क्लियर बच्चों, समझ आ गया होगा। अच्छा, एक हम नेक्स्ट इसमें बात करने वाले हैं, आपने कभी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण सुना होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, है ना, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, है ना, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। देखो बच्चों, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है, देखो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना एक तरह से। अब देखो, आप जानते हो कि अपने वायुमंडल के अंदर, जब हम अपने वायुमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन जो होती है वो 78% होती है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, 78% होती है। और ये जो नाइट्रोजन होती है ना, इसको डायरेक्टली, जिसको हम कह देते हैं सर प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली, जो डायरेक्टली ना पौधे जो है ना इसको यूज में नहीं ले सकते। जो पेड़ पौधे होते हैं वो इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज में नहीं लेते, वो पहले क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, स्थिरी फिक्सेशन करते हैं इसका, यानी नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। और नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तन करने के बाद, और उसके जैसे नाइट्रोजन का यौगिक बन जाता है उसके बाद में जो है ये जो पेड़ पौधे होते हैं वो इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इसमें अब आप कहोगे कि सर फिर इसका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करते हैं, तो आपने कभी लेग्यूमिनस्कुल के पादपों के बारे में पढ़ा होगा, लेग्यूमिनस्कुल, लेग्यूमिनस्कुल का नाम सुना है कभी आप लोगों ने, लेग्यूमिनस्कुल, जो लेग्यूमिनस्कुल के जो पादप होते हैं, जैसे हमने सुना होगा चने का पौधा होगा, चने का पौधा हो गया। जैसे हम बात करते हैं कि इसके अंदर जितने भी जो दालें होती हैं, दालों का जो दालों के पादप होते हैं उनकी बात कर लो इसमें, जैसे हम बात कर लेते हैं सरसों, और भी ऐसे बहुत सारे जो लेग्यूमिनस्कुल के पादप होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं उनकी जड़ों में क्या पाई जाती है, मूल ग्रंथिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मूल ग्रंथिकाएं पाई जाती है। और ये जो मूल ग्रंथिकाएं जो होती है ना, मूल ग्रंथिकाओं में क्या पाए जाते हैं, जो इनकी गांठ जैसी संरचना होती है, याद रखना, जो मूल ग्रंथिकाएं जो होंगी ना, ये क्या होती है, इनकी जड़ों में छोटी सी गांठ जैसी संरचना होती है, छोटी छोटी सी। और इनके मूल ग्रंथिकाओं में क्या पाए जाते हैं, राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों, राइजोबियम जीवाणु। तो क्या कहते हैं हम कि कुछ तो जीवाणु होते हैं, कुछ तो जीवाणु होते हैं, और कुछ क्या होते हैं जैसे नीले हरे शैवाल होते हैं। कुछ तो जीवाणु, कुछ क्या होते हैं, नीले हरे शैवाल होते हैं। वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम हो पाते हैं। कुछ जीवाणु और कुछ नीले हरे शैवाल, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं, नाइट्रोजन को यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। और नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करने के बाद जो पेड़ पौधे होते हैं वो मृदा से उसको अवशोषित कर लेते हैं, और मृदा से अवशोषित करने के बाद, अब आप जानते हो, उसके बाद पेड़ पौधों को हम ग्रहण करते हैं तो नाइट्रोजन हमारे अंदर भी आ जाती है। तो ये तो आपको नाइट्रोजन चक्र एक बार हम अच्छे से समझा देंगे, वहां से और आपको अच्छे से समझ आ ही जाएगा। दैट्स क्लियर बच्चों, यहाँ तक समझ आया। ये तो हो गया बेटे अपना पोषण का टाइप जो हम पढ़ रहे हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे हमने स्वयंपोषी के बारे में पढ़ा, विषमपोषी के बारे में पढ़ा, परजीवी के बारे में पढ़ा, कीट भक्षी के बारे में पढ़ा, मृतजीवी के बारे में पढ़ा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण पढ़ लिया। तो ये तो हो गए इसके पोषण के प्रकार, मतलब पोषण किस किस तरह से ग्रहण किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो पोषण है ना वो कौन कौन से घटक है पोषक, मतलब पोषण आपको किस किस के रूप में मिलता है। तो जो पोषण होता है ना बच्चों, वो हम बात करेंगे इसमें संतुलित आहार का, कभी आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो संतुलित आहार जानते हो आप, संतुलित आहार, अब हम बात करेंगे इसमें संतुलित आहार, जिसको बैलेंस डाइट बोल देते हैं हम लोग। तो चलो अब हम बात करने वाले इसमें संतुलित आहार के बारे में, वहां से इनके पोषक तत्वों के बारे में बात करेंगे ना। तो संतुलित आहार नाम सुन रखा है आप लोगों ने, और नहीं सुना है तो आज पता लग जाएगा। संतुलित आहार, और जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं बैलेंस डाइट। देखो संतुलित आहार क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना। संतुलित आहार का अर्थ होता है कि सर ऐसा आहार, कैसा आहार भाई, कि सर ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं,
वो क्या कहलाता है, वो संतुलित आहार कहलाता है। याद रखना बच्चों कि सर ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाता है, संतुलित आहार। अब इसमें आपको एक नया नाम पढ़ने को मिला है, देखो वही पोषण के आधार पर हम बात कर रहे हैं, पोषक तत्व मिल गया हमें यहाँ पर कि अब हम बात करेंगे सर ये पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। बिल्कुल हम पोषक तत्वों के बारे में आपको बताएंगे पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो देखो पोषक तत्व जो होते हैं ना ये मुख्य कई प्रकार के होते हैं, एक एक के बारे में बात करेंगे अब हम यहाँ पर। सबसे पहले जैसे पोषक तत्वों के नाम बता देता हूँ मैं आपको, जैसे एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट, नाम सुन रखा होगा आप लोगों ने, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा हम बात करें इसमें जैसे वसा। तीसरा हम इसमें बात करेंगे जैसे प्रोटीन। चौथा हम इसके अंदर बात करेंगे जैसे खनिज। चौथा हम इसके अंदर पांचवा हम इसके अंदर बात करने वाले हैं विटामिन। छठा हम बात करें इसमें खाद्य रेशे। और सातवां आप इसके अंदर डाल दोगे जल। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी बच्चों होते हैं पोषक तत्व। और जिस आहार में सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित है ना उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, संतुलित आहार बोल देते हैं। देखो ये संतुलित आहार जिसमें मतलब आपको जो आहार के रूप में ग्रहण कर रहे हो जैसे कार्बोहाइड्रेट भी हो, वसा भी हो, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, खाद्य रेशे और जल, जिसमें ये सभी प्रकार के आहार उपस्थित होते हैं ना, याद रखना जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, संतुलित आहार बोल देते हैं। और जो ये संतुलित आहार जो होता है ना बच्चों, ये याद रखना अगर आप पर डे संतुलित आहार भोजन ग्रहण कर रहे हो तो आप कभी भी आपकी जो बॉडी के अंदर ना मतलब किसी प्रकार का कोई इनकी कमी के कारण होने वाला कोई डिजीज उत्पन्न नहीं होगा अगर आप पर डे आप इनको ले रहे हो। अब देखो इनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो ये नहीं कहते कि हमें ज्यादा मात्रा में ग्रहण करो, कुछ ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हमें अधिक मात्रा में ग्रहण करो जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, जो हमारे शरीर में वृद्धि का काम करते हैं, हमारे शरीर वर्धक का काम करता है। हम सभी के बारे में एक एक करके बात करने वाले हैं। तो बच्चों आज आप लोग जो है अपनी इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा इस चीज को एक बार अच्छे से पढ़िए और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी से डालने वाला हूँ। इससे आगे की कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे हम, उसके अंदर वसा की बात करेंगे, प्रोटीन की बात करेंगे, खनिज लवण प्रत्येक के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि आज हमें थोड़ा क्या है कि एक वर्क है इस वजह से, नहीं तो हम इस क्लास को थोड़ा लंबा करते और बहुत ज्यादा आगे इसमें इन सभी के बारे में बात करते। तो बस अपने चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कराना बिल्कुल मत भूलिए। और याद रखना हम लोग जल्दी से 7:30 बजे का टाइमिंग है जिसमें हम आपके सामने लाइव क्लास लेंगे और लाइव क्लास में हम सभी चीजों के बारे में जैसे मैथ्स और ये जनरल साइंस और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो अपनी वो एग्रीकल्चर चल रही है जिसको हम पढ़ा रहे हैं अपने हम जो उसमें बकरियों के बारे में शायद पढ़ चुके हैं, भेड़ों के बारे में पढ़ेंगे। और बस आप तो हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा और दूसरा बेल आइकन को ऑफ कर लीजिए, जो भी वीडियोज नई नई अपलोड करेंगे वो आपके पास तुरंत ही अवेलेबल हो जाएंगी। तो गुड इवनिंग और थैंक यू बच्चों। कितने